हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों की वार्षिक परीक्षा यानी कि बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और 2 मार्च 2024 को 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का एग्जाम है। आज मैं आपको हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए हिंदी की किताब क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा और इसके बाद जल्द ही हिंदी विषय का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेट डी भी अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मैंने नोट कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, हालदार साहब की आदत से मजबूर आंखों ने क्या देखा? आंसर देखें। कैप्टन की मृत्यु का समाचार पाने के बाद तथा यह देख लेने के बाद कि अब नेताजी की मूर्ति की आंखों पर अब चश्मा लगाने वाला कोई नहीं रहा, उन्होंने निश्चय किया था कि वे अब कभी नेताजी की मूर्ति की ओर नहीं देखेंगे। परंतु अगली बार जब वे उस चौराहे से गुजरे तो आदत से मजबूर उनकी आंखें स्वतः यानी कि खुद ब खुद ही नेताजी की मूर्ति की ओर चली गई। उन्होंने देखा कि किसी ने उस मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा लगा दिया था। यह देखकर वो भावुक हो गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आदत से मजबूर आंखों ने क्या देखा था, तो आंसर में ये बताया गया है कि जब हालदार साहब को ये पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, जो नेताजी के चश्मे यानी कि नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा लगाता था, तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि अब वो कभी भी नेताजी की मूर्ति की ओर नहीं देखेंगे क्योंकि अब उनकी मूर्ति के ऊपर चश्मा लगाने वाला नहीं रहा। लेकिन जब वो उस चौराहे से गुजरे तो आदतन उसकी आंखें जो हैं खुद ब खुद नेताजी की मूर्ति की ओर चली गई और उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति के ऊपर किसी ने सरकंडे से बने हुए छोटे चश्मे लगा दिए थे और ये देखकर वो भावुक हो गए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? आंसर देखें। शहनाई और डुमराव का गहरा संबंध है। डुमराव बिहार का एक छोटा सा गांव है। डुमराव में सोन नदी के किनारे नरकट घास मिलती है, यानी कि सोन नदी के किनारे डुमराव में नरकट घास मिलती है। इसी घास की रीढ़ का उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि भी यही डुमराव है, यानी कि जो मशहूर शहनाई वादक थे जिनका नाम बिस्मिल्लाह खां था, उनका जन्म भी यहाँ पर हुआ था। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? यानी कि क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी, दिनचर्या का मतलब होता है रूटीन, लोगों के अचरज यानी कि हैरानी का कारण क्यों थी? तो आंसर देखें। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या देखकर लोग हैरान थे। वो बड़े ही सरल, सादे तथा निस्वार्थ व्यक्ति थे। बिना पूछे वे किसी की वस्तु को स्पर्श नहीं करते थे, यानी कि बिना पूछे किसी की भी वस्तु को वो नहीं छूते थे। यहाँ तक कि दूसरे के खेत में शौच आदि भी नहीं करते थे। फसल पकने पर वो सारी फसल पहले कबीर मठ में पहुंचा देते थे। वहां से प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता था उससे वे अपना घर चलाते थे, यानी कि फसल पकने के बाद सारी फसल वो कबीर मठ में ले जाते थे और वहां वापसी में जो उनको प्रसाद के रूप में मिलता था अनाज, उसी अनाज से वो अपना घर चलाते थे। वे सवेरे सवेरे उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान करके आते, यानी कि सुबह उठकर 2 मील दूर नदी में स्नान करने के लिए जाते थे और गांव के बाहर स्थित पोखरे, पोखरे का मतलब होता है तालाब, तालाब के किनारे खंजड़ी बजाते हुए प्रभु भक्ति के गीत गाने लगते। यहाँ तक कि बीमार पड़ने पर भी उन्होंने अपने नियमों को नहीं छोड़ा, यानी कि बीमार पड़ने के बाद भी अपनी जो दिनचर्या थी उसको नहीं छोड़ा। इसलिए लोग उनकी दिनचर्या को देखकर हैरान थे। अगला क्वेश्चन है, मनु भंडारी की भाषण कला पर प्रकाश डालिए। आंसर देखें। मनु भंडारी कॉलेज के दिनों में अपने कॉलेज की लड़कियों के समक्ष ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए अजमेर के चौपड़ बाजार में भी भाषण दिया करती थी। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि मनु भंडारी अपने कॉलेज के दिनों में न केवल लड़कियों के सामने, यानी कि जो कॉलेज की लड़कियाँ थीं उनके सामने, न केवल उनके सामने बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए अजमेर के चौपड़ बाजार में भाषण दिया करती थी।
उनके भाषणों में लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेने की अद्भुत क्षमता थी, यानी कि उसके भाषण से जो है लोग इकट्ठा होते थे। लेखिका के पिता के एक मित्र अम्बालाल तो लेखिका के भाषण से इतना प्रभावित हुए थे कि लेखिका का भाषण सुनते ही सीधे उसके पिता को बधाई देने चले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, यानी कि बताता है? आंसर देखें। प्राय नवाब नस्ल के व्यक्ति अन्य लोगों पर अपनी शान की धाक जमाना चाहते हैं। इसके लिए वे समाज के सामान्य तरीकों को छोड़कर कुछ ऐसे नए तरीके खोजते हैं जिससे लोगों को उनकी रईसी का शान व शौकत का पता चले। यानी कि जो नवाब नस्ल के व्यक्ति होते हैं, अपनी नवाबी की धाक जमाने के लिए समाज से अलग नए तरीके खोजते हैं जिससे कि लोगों को उनकी रईसी और शान व शौकत का पता चले। रेलगाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में नवाब साहब अकेले में खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को वहां देखकर उसने अपनी नवाबी दिखाने का नया तरीका खोजा। यानी कि लेखक को देखने के बाद उसने अपनी नवाबी दिखाने का एक नया तरीका खोज लिया। उसने आम लोगों के समान खीरे के सिर को काटकर रगड़ा, उसे छीला और फाकों में काटा। फिर उसने खीरे को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने संभवतः ऐसा इसलिए किया होगा ताकि वह लेखक को दिखा सके कि खानदानी रईसों का खीरे खाने का यही तरीका होता है। उनका ऐसा करना उनके बनावटी व हीन भावनाग्रस्त स्वभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहानी के आधार पर हालदार साहब का चरित्रांकन कीजिए। आंसर देखें। कहानी के आधार पर कहा जा सकता है कि हालदार साहब एक देशभक्त तथा भावुक इंसान है। उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अधिक श्रद्धा है, इसलिए जब भी वह कस्बे से गुजरते हैं तो चौराहे पर लगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के सामने अवश्य रुकते हैं। उनके मन में नेताजी की चश्मे से वहीन यानी कि बिना चश्मे की मूर्ति पर अपनी ओर से चश्मा लगाने वाले कैप्टन के प्रति भी अपार श्रद्धा है। उसे इस बात से दुख पहुंचता है कि कोई कैप्टन जैसे देशभक्त का मजाक उड़ाए। वह इतना भावुक है कि नेताजी की मूर्ति पर लगे सरकंडे के चश्मे को देखकर श्रद्धा से भर जाता है। उसे तसल्ली होती है कि चलो कहीं तो देशभक्ति बची हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित यानी कि दुखी करते थे? आंसर देखें। काशी की पुरानी परंपराएं समाप्त हो रही थी। खाने पीने की वस्तुएं अब पहले जैसी नहीं रही थी। मलाई बर्फ़ वाले अब नज़र नहीं आते। कुलसुम हलवाइन की संगीतात्मक कचौड़ियाँ तथा देसी घी की जलेबियाँ तक नहीं रही। न अब काशी के लोगों में संगीत, साहित्य व अदब का मान शेष रहा था। हिंदुओं तथा मुसलमानों में पहले जैसा प्रेम नहीं रह गया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? आंसर देखें। भगत ने अपने बेटे के शव को एक चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। उसके ऊपर फूल और तुलसी बिखेर दी तथा उसके सिरहाने दीपक जला दिया। वे मृत्यु को आत्मा व परमात्मा का शुभ मिलन मानते थे। उसके सामने जमीन पर बैठकर भगत जी तल्लीन यानी कि लीन होकर प्रभु भक्ति के गीत गाने लगे। उन्होंने अपनी पोतहू को समझाया कि यह रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। आत्मा परमात्मा से मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कैप्टन चश्मे वाला बार बार मूर्ति का चश्मा क्यों बदल देता था? आंसर देखें। नेताजी की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया था। यानी कि जिसने नेताजी की मूर्ति बनाई थी उस पर चश्मा लगाना वो भूल गया। चश्मे से वहीन यानी कि बिना चश्मे की वह मूर्ति सुंदर होते हुए भी अच्छी नहीं लगती थी। अतः कैप्टन चश्मे वाले ने उस मूर्ति को अपने पास से एक चश्मा पहना दिया था। परंतु जब कोई ग्राहक आकर चश्मे वाले से कहता कि उसे वही चश्मा चाहिए जो नेताजी की मूर्ति पर लगा है, तो चश्मे वाले को नेताजी से
क्षमा मांगते हुए नेताजी की मूर्ति से वह चश्मा उतारकर उसे ग्राहक को देना पड़ता था। तथापि वह अपने पास से दूसरा चश्मा तुरंत उस मूर्ति को पहना देता था। इस प्रकार मूर्ति के चश्मे बदलते रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? आंसर देखें। जब लेखक ने रेल के डिब्बे में प्रवेश किया तो नवाब साहब की आंखों में असंतोष उत्पन्न हो गया। लेखक को यह महसूस हुआ कि मानो उसके आने से नवाब साहब के एकांत में बाधा उत्पन्न हो गई है। नवाब साहब ने न तो लेखक से कोई बात की और न ही उसकी ओर देखा, अपितु वे खिड़की से बाहर देखने का नाटक करने लगे। इसके साथ साथ वह डिब्बे की स्थिति पर भी गौर करने लगे, यानी कि डिब्बे को ध्यान से देखने लगा। नवाब साहब के इन्हीं हाव भावों से लेखक को महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेताजी का चश्मा कहानी का संदेश क्या है, अथवा नेताजी का चश्मा पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, यानी कि बताती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से। इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो आंसर देखें। अपनी निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं के कारण बाल गोविंद भगत साधु कहलाते थे। पहला है, वे कबीर को अपना साहब मानते थे और हर समय उनके पदों को गाते थे। दूसरा है, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार करते थे, यानी कि अच्छा व्यवहार करते थे। वे दो टूक बात करते और कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। उसके बाद वे बिना पूछे दूसरे व्यक्ति की वस्तु को नहीं छूते और दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वे खेतों में उगी फसल को पहले कबीर के मठ में ले जाते, उस फसल में से जो भाग उन्हें प्रसाद के रूप में दिया जाता उसे घर लाते और उसी से परिवार का गुजारा चलाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लखनवी अंदाज पाठ में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए, अथवा लखनवी अंदाज पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। लखनवी अंदाज व्यंग्य का मूल उद्देश्य तो यह सिद्ध करना था कि बिना विचार, घटना व पात्रों के संयोजन के कहानी नहीं लिखी जा सकती, यानी कि ये लखनवी अंदाज जो व्यंग्य है यानी कि कटाक्ष है, इसका मूल उद्देश्य यह है कि इसके अंदर ये बताया गया है कि बिना विचार, बिना घटना और पात्रों के संयोजन के कहानी नहीं लिखी जा सकती। इस मूल उद्देश्य के अतिरिक्त लेखक का एक अन्य उद्देश्य है पतनशील सामंती वर्ग पर करारा व्यंग्य करना। लेखक आज की युवा पीढ़ी को बनावटी व खोखली जीवन शैली की अपेक्षा एक आदर्श तथा वास्तविक जीवन शैली अपनाने को प्रेरित करना चाहता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक कहानी यह भी पाठ की विधा बताते हुए इसके कथ्य पर प्रकाश डालिए। आंसर देखें। एक कहानी यह भी पाठ मनु भंडारी का चुनिंदा प्रसंगों में बटा आत्मकथ्य यानी कि आत्मकथा है। इस पाठ में उन्होंने अपने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ अपने पिताजी और अपनी कॉलेज प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। इन दोनों ने उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि लेखिका बनने में महत्वपूर्ण निभाई थी इन दोनों ने। साथ ही पाठ में लेखिका ने अपने एक साधारण लड़की से असाधारण लड़की बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया, यानी कि अपने शुरुआती बातों के बारे में बताया है। उन्होंने प्रकट किया है कि किस प्रकार उन्होंने 1946-47 की आज़ादी की लड़ाई में पूरे उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विद्रोह की प्रबल भावना के साथ हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? आंसर देखें।
शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है यानी कि यंत्र है। भारत के शहनाई वादकों में बिस्मिल्लाह खां सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छे थे। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक कोई नहीं हुआ। अपनी 80 वर्ष की आयु में भी वे अल्लाह से सच्चे सुर की प्रार्थना करते थे। वे लोगों के मांगलिक कार्यों में यानी कि मंगल कार्यों में शहनाई बजाते थे, इसलिए उनको शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है।